हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपभ्रंश शैली के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां बताई गई थी और आप लोगों को बताया गया था कि अगले वीडियो में अपभ्रंश शैली से जुड़ी हुई शेष महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी। तो आइए आज इस अपभ्रंश शैली के संबंध में शेष बची हुई चीज़ें देखते हैं। और यहाँ अपभ्रंश शैली के पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपभ्रंश शैली में पटचित्र बसंत विलास को देखे थे और आज के इस वीडियो में अपभ्रंश शैली में चित्रित जो महत्वपूर्ण पोथियाँ या ग्रंथ हैं उनके संबंध में देखेंगे, अध्ययन करेंगे। और इन पोथियों में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है कल्पसूत्र का। या दोस्तों देखेंगे, कल्पसूत्र जिसे भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था, जैन धर्म से संबंधित पोथी है और यह अपभ्रंश शैली में चित्रित एकमात्र पोथी है जिसका सबसे अधिक बार चित्रण किया गया। कहा जाता है कि अपभ्रंश शैली की लगभग 100 पोथियाँ वर्तमान समय में भी उपलब्ध हैं। तो यहाँ हम लोग 100 पोथियों की चर्चा नहीं करते हैं, यहाँ पर कुछ उन महत्वपूर्ण पोथियों की चर्चा करते हैं जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम कल्पसूत्र की बात कर रहे हैं तो उसमें कल्पसूत्र की सबसे पहली प्रति, कल्पसूत्र की सबसे सुंदर प्रति और कल्पसूत्र जो कागज पर चित्रित की गई उसके संबंध में हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ कल्पसूत्र के संबंध में देखे थे कि इस कल्पसूत्र को लिखने वाले विद्वान को देखे जिसे भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। और इस कल्पसूत्र को खोजने वाले आनंद कुमार स्वामी थे, जिन्होंने 1924 ईस्वी में बर्लिन म्यूजियम से कल्पसूत्र की प्रति को खोजे और इन्होंने इस तथ्य को गलत साबित कर दिया था कि पूर्व मध्यकाल की कला जो है, कला के दृष्टि से अंधकार युग था। तो इस कल्पसूत्र को खोजने वाले आनंद कुमार स्वामी थे। समय 1924 ईस्वी है और ये पोथी वर्तमान समय में बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में संग्रहित है, रखी गई है। और इन पोथियों में अगर हम लोग देखें, कल्पसूत्र की जो पहली प्रति है, कल्पसूत्र की पहली प्रति 1216 विक्रम संवत में लिखी गई थी। अगर हम लोग विक्रम संवत को ईस्वी में बदलना हो तो उसमें से 57 घटा देंगे तो हमें 1162 ईस्वी मिलेगा। तो कल्पसूत्र की पहली प्रति 1162 ईस्वी या 1216 विक्रम संवत में चित्रित की गई और यह पोथी वर्तमान में जैसलमेर संग्रहालय राजस्थान में संग्रहित है, वहाँ पर सुरक्षित रखी गई है। लेकिन अगर कल्पसूत्र के सबसे सुंदर प्रति की बात की जाए, या इसी को स्वर्णाक्षरी प्रति कहा गया है, और यह स्वर्णाक्षरी प्रति इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ चित्रकारी करने के पश्चात ऊपर से सोने का वर्क बुरक दिया गया है और वह रंग के साथ चित्र में चिपक गया है, इसलिए इसको स्वर्णाक्षरी प्रति कहा गया। और यह कल्पसूत्र की स्वर्णाक्षरी प्रति 1467 ईस्वी में यहाँ उत्तर प्रदेश में एक जौनपुर जिला है आज वर्तमान समय में, कभी वह सरकी सुल्तानों की राजधानी हुआ करती थी। तो यहाँ पर सरकी वंश के एक सुल्तान थे, हुसैन शाह सरकी, उन्होंने इसको चित्रित करवाया और इसे चित्रित करने वाले चित्रकार देवीदास गौड़ थे। और यह प्रति वर्तमान समय में गुजरात के नरसिंह जी मेहता पोल मंदिर संग्रहालय में सुरक्षित है। और यह नरसिंह जी मेहता पोल मंदिर गुजरात के बड़ौदरा में स्थित है और यह प्रति सबसे सुंदर है। लेकिन
अगर हम लोग कल्पसूत्र जो कागज पर चित्रित पहली पोथी है दोस्तों, कल्पसूत्र कागज पर चित्रित पहली पोथी है। इससे पहले कागज पर किसी पोथी को चित्रित नहीं किया गया था और कागज पर चित्रण कार्य की शुरुआत स्पेशली पोथी अपभ्रंश शैली में शुरू होती है और इसके चित्रित करने का समय 1380 ईस्वी या 14वीं सदी है। कुछ पुस्तकों में इसे 15वीं सदी भी मान लिया जाता है, अधिकतर किताबों में 14वीं सदी मान लिया जाता है, लेकिन अगर इस विकल्प में 14वीं और 15वीं दोनों दे तो पहली वरीयता 14वीं सदी को दीजिए। हालांकि कुछ किताबों में 1480 अर्थात 15वीं सदी भी लिखा गया है, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो 1380 अर्थात 14वीं सदी है। तो ये कल्पसूत्र की सबसे पुरानी प्रति, कल्पसूत्र की सबसे सुंदर प्रति और कल्पसूत्र की कागज पर चित्रित की गई पहली पोथी के बारे में हम लोग देखें। और यह जो कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र का जो विषय है, इसमें तीर्थंकरों की जीवनी प्राप्त होती है। अभी हम लोग एक और ग्रंथ देखेंगे, कालकाचार्य कथा, जिसमें तीर्थंकरों के चित्र प्राप्त हुए हैं, लेकिन कल्पसूत्र में तीर्थंकरों की जीवनी प्राप्त हुई है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है और बार बार कंफ्यूज करता है, इसलिए दोनों चीज़ें अभी स्पष्ट कर दे रहे हैं। और इसके बाद में, कल्पसूत्र के बाद में अगर हम लोग देखें तो एक पोथी और बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ से खूब सवाल पूछे जाते हैं, और वह है चौर पंचाशिका। या दोस्तों, चौर पंचाशिका जो पोथी है, इसको बिल्हण के द्वारा लिखा गया था। इस पोथी का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये पोथी प्रेम प्रसंग विषय पर लिखी गई थी, तो इसलिए इस पोथी को कई बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी जैन इतर पोथी है, तो यही विकल्प में दिया गया है, चौर पंचाशिका। और हम लोग पीछे देखे भी थे कि इसे अपभ्रंश शैली में कुछ ऐसी पोथियाँ थीं जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं था, चाहे वो चौर पंचाशिका हो, चाहे वात्सायन का कामसूत्र हो, इस शैली में चित्रित की गई। लेकिन यहाँ चौर पंचाशिका को लेकर के खूब प्रश्न पूछा गया। तो चौर पंचाशिका एक गैर जैन इतर पोथी है और इस चौर पंचाशिका को लिखने वाले बिल्हण थे और उन्होंने इस पोथी में, इस ग्रंथ में प्रेम प्रसंग की चर्चा की है। इस ग्रंथ में बिल्हण खुद नायक हैं और एक चंपावती जो इस की नायिका हैं, दोनों के प्रेम प्रसंग को जो है लिखा गया है। और जिन्होंने गुजराती शैली को, जिन्होंने अपभ्रंश शैली को गुजराती शैली अर्थात नानालाल चमनलाल मेहता ने लिखा है कि इस ग्रंथ के आधार पर ही जो है राजस्थानी शैली को गुर्जर शैली कहा गया। हम लोग आगे उसकी चर्चा करेंगे। तो ये चौर पंचाशिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा एक और पोथी बहुत महत्वपूर्ण है, अवधर नियुक्त वृत्त। दोस्तों, अवधर नियुक्त वृत्त जो पोथी है, जिसके चित्रण का समय जो है 1060 ईस्वी है, इसीलिए कहता है कि यह अपभ्रंश शैली में चित्रित पहली पोथी है। 1060 ईस्वी या कहीं कहीं 11वीं सदी भी कहा दिया जाता है। और इस पोथी को खोजने वाले डॉक्टर सत्य प्रकाश थे। और यह अपभ्रंश शैली में, एक बार फिर से बोल रहे हैं, अपभ्रंश शैली में चित्रित पहली पोथी है। और यह पोथी भी वर्तमान समय में जैसलमेर संग्रहालय राजस्थान में संग्रहित है। और एक और पोथी है अपभ्रंश शैली में, निशीथ चूर्णी। यह दोस्तों, निशीथ चूर्णी के चित्रण का समय 1100 ईस्वी है और यह अपभ्रंश शैली में चित्रित दूसरी सबसे प्राचीन पोथी है। अगर विकल्प में अवधर नियुक्त वृत्त ना आए, निशीथ चूर्णी रहे, तो आप निशीथ चूर्णी को भी चुन सकते हैं। लेकिन यह अपभ्रंश शैली की दूसरी सबसे प्राचीन पोथी है, जिसे 1100 ईस्वी में चित्रित किया गया
लेकिन इसके जो रचनाकार थे, इसके लेखक थे, जिनका नाम था जिनदास गढ़ी, और यह पोथी एक शासक थे राजा सिद्धराज जगपति, उनके समय में इसे चित्रित किया गया था। और यह पोथी भी वर्तमान समय में जैसलमेर संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। दोस्तों, इसके पश्चात हम लोग एक और पोथी नहीं, एक पटचित्र की चर्चा कर लेते हैं। एक पटचित्र तो हम लोग देखे थे जिसका नाम था बसंत विलास, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक पटचित्र और है जिसका नाम है पंचतीर्थ। दोस्तों, पंचतीर्थ पटचित्र को 1435 ईस्वी में चित्रित किया गया था और यह वर्तमान समय में शांतिनाथ भंडार गुजरात में इसे सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पोथियों में एक पोथी है धर्माम्बुध। देखने पर आपको लगता है कि ये जैन धर्म से संबंधित पोथी ना होकर के कहीं बौद्ध धर्म से संबंधित पोथी ना हो, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जैन धर्म से संबंधित पोथी है। और भ्रंश शैली में जितनी भी पोथियों की चर्चा करेंगे उसमें चौर पंचाशका को छोड़कर सारी पोथियाँ जो है जैन धर्म से संबंधित है। और धर्माम्बुध जिस को चित्रित करने का समय 1240 विक्रम संवत है और इस पोथी को बेंगी के चालुक्य शासक वस्तुपाल के समय में चित्रित हुआ और यह पोथी वर्तमान समय में खंभात भंडार संग्रहालय गुजरात में सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों, इसके पश्चात एक और पोथी जिसकी चर्चा की जानी यहाँ बाकी है और वो पोथी है कालकाचार्य कथा। अभी हम लोग पीछे कालकाचार्य कथा की चर्चा किए थे कि कालकाचार्य कथा ये भी एक जैन पोथी है और इस पोथी में जैन तीर्थंकरों के चित्र प्राप्त होते हैं। ध्यान में रखिएगा, जैन तीर्थंकरों के चित्र पूछता है तो कालकाचार्य कथा, जैन तीर्थंकरों की जीवनी प्राप्त होती है तो कल्पसूत्र। तो दोस्तों, ये अपभ्रंश शैली से संबंधित कुछ प्रमुख पोथियाँ रहीं जिसकी हम लोग चर्चा किए पीछे की वीडियो में। आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो पहला पार्ट है उसमें अपभ्रंश शैली के बारे में, बसंत विलास के बारे में बताया गया है और भी तमाम चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ एक चीज़ और महत्वपूर्ण है जो है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं अपभ्रंश शैली की विशेषता। तो यहाँ अगर अपभ्रंश शैली की विशेषता देखें तो यहाँ देखेंगे कि अपभ्रंश शैली जो है इसमें पूर्ववर्ती शैलियों की तुलना में निर्बलता अर्थात पतन के चिन्ह अधिक दिखाई देते हैं और इसके पीछे कारण ये बताया गया है कि इस समय जैन धर्म से संबंधित अधिकांश पोथियाँ चित्रित की गई हैं जिसे जैन मुनि या जैन आचार्य अति शीघ्रता से तैयार करवाते थे और उसे तैयार करके जनता में बंटवाते थे जिससे जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो जाए। और कोई काम बहुत जल्दी में करने के कारण उसमें कमियां, त्रुटियां, कमजोरियां, कठोरता, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और यहाँ इस शैली के चित्रों में राजकृष्ण दास ने कहा भी है कि विकृति आ गई है, अपने पतन की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ इस शैली में जो भी चित्र बनाए गए हैं उसमें सुमधुर गोलाई के स्थान पर तीक्ष्ण कोणात्मकता आ गई है। इससे भी जो है चित्रों पर पतन के लक्षण दिखाई देते हैं। और यहाँ जो चित्र बने हैं वो अधिकतर सवा चश्म चेहरे चित्रित किए गए हैं। पाल शैली में भी सवा चश्म चेहरे चित्रित किए गए थे। अपभ्रंश शैली में अधिकतर चित्र सवा चश्म चेहरे में चित्रित किए गए हैं
और चित्र यहाँ अधिकतर एक ही कैंडे अर्थात एक ही प्रकार के बने हैं। कैंडे अर्थात प्रकार ये अगर दो व्यक्तियों को चित्रित किया गया तो दोनों हूबहू वैसे ही चित्रित किए जाएं। और यहाँ चित्रों में आप देख रहे हैं नाक अनुपात से अधिक लंबी बनाई गई है और जो गाल की सीमा रेखा से बाहर आ गई हैं। और यहाँ चित्रों में जो चिबुक है, ये ठुड्डी, ये आम की गुठली के समान छोटी और चपटी बनाई गई हैं। अगर हम लोग यहाँ अपभ्रंश शैली में आंखें देखें तो आंखें बड़ी बड़ी परवल के समान बनाई गई हैं, जिसे देखने पर उग्रता के भाव दिखाई देते हैं। आंखें कर्ण स्पर्शी बनाई गई हैं और अगर स्त्रियों की काजल रेखा यहाँ कान तक आती थी जो है, और जिससे ये चित्र देखने में यहाँ उग्रता के भाव दिखाई देते हैं। और यहाँ अपभ्रंश शैली में देखें तो अपभ्रंश शैली में जो पेट का भाग है वो बहुत ज़्यादा खुला हुआ दिखाया गया है, छातियाँ उभरी हुई महिलाओं की बनाई गई हैं। और यहाँ उंगलियों में रेखांकन में कठोरता दिखाई देती है, निर्बलता दिखाई देती है और इसे अत्यधिक अलंकारिक बनाया गया है। और इस शैली में अगर हम लोग देखें तो प्रकृति चित्रण की कमी दिखाई देती है। प्रकृति चित्रण में केवल नारियल और कदली के पेड़ ही आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ हम लोग देखेंगे कि इस शैली में जो पशु पक्षी मानव आकृतियाँ हैं वो गुड्डे गुड्डी के समान छोटे नाटे बौने ठिगने दिखाए गए हैं। और यहाँ हाथ पैर में अकड़ जकड़ की मुद्रा है और बादलों को रुई के ढेर के समान चित्रित कर दिया गया है। और चित्रों में अगर रंग देखें तो एक नया रंग अपभ्रंश शैली में प्रयोग हुआ है, वो है सुनहरा रंग। तो यहाँ सुनहरे रंग के अलावा फक्तई रंग, लाल, पीला, काला, नीला, सफ़ेद इत्यादि रंगों का भी जो है प्रयोग किया गया। लेकिन स्वर्ण रंगों का प्रयोग या सुनहरे रंगों का प्रयोग भारतीय चित्रकला शैली में सबसे पहली बार होता है। और भी आँखों को लेकर बताए थे कि सबसे बड़ी भारतीय चित्रकला शैली में आँखें अपभ्रंश शैली की है। और यहाँ जैन धर्म से संबंधित अधिकतर तीर्थंकरों के चित्र प्राप्त होते थे। लेकिन हम लोग देखे थे कि यहाँ चित्र एक ही कैंडे अर्थात एक ही प्रकार के बने होते थे। इसलिए यहाँ तीर्थंकरों के पहचान के लिए भिन्न भिन्न तीर्थंकरों को भिन्न भिन्न रंगों में चित्रित कर दिया गया। जैसे स्वर्ण रंग में ऋषभदेव, काले रंग में नेमिनाथ, नीले रंग में पार्श्वनाथ और पीले रंग में महावीर स्वामी को यहाँ चित्रित किया गया है। तो दोस्तों ये मोटा मोटा अपभ्रंश शैली की विशेषता रही। और हम लोग देखे हैं अपभ्रंश शैली और पाल शैली में लगभग समानताएं देखने को मिलती हैं, खास करके चित्रों में। लेकिन जैसे भी सवा चश्म चेहरे, परली आँखें, चित्रों में पतन के लक्षण। लेकिन यहाँ अगर दोनों शैलियों का तुलनात्मक अध्ययन देखें, पाल शैली और अपभ्रंश शैली का, तो हम देखते हैं कि पाल शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित पोथियाँ ही चित्रित की गई हैं। बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म से संबंधित कोई पोथी चित्रित नहीं की गई हैं। लेकिन अपभ्रंश शैली में बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी पोथी चित्रित नहीं किया गया है। यहाँ अधिकांश पोथियाँ जैन धर्म से संबंधित हैं, कुछ पोथियाँ हिंदू धर्म से संबंधित हैं और कुछ जैन इतर पोथियाँ हैं। और दूसरा अगर अध्ययन देखें, तुलनात्मक अध्ययन, तो हम लोग देखेंगे कि अपभ्रंश शैली में चित्रों के पतन के लक्षण ज़्यादा दिखाई देते हैं अपेक्षाकृत पाल शैली के। यहाँ अपनी शैली में, अपभ्रंश शैली में पतन के लक्षण शायद इसलिए ज़्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि पाल शैली को पाल शासकों का संरक्षण मिला हुआ था
लेकिन यहाँ अपभ्रंश शैली में शासकों का संरक्षण अपवाद स्वरूप मिले थे। यहाँ अधिकतर जैन तीर्थंकरों, जैन आचार्यों ने पोथियाँ तैयार की थीं। और एक अंतर और देखने को मिलता है, हम लोग देखे हैं कि यहाँ अपभ्रंश शैली में एक नए स्वर्ण रंगों का प्रयोग हुआ, जबकि पाल शैली में स्वर्ण रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर रहे। और एक अंतर और हम लोग देख लेते हैं कि पाल शैली में केवल और केवल ताड़पत्र पर पोथियाँ चित्रित हुई हैं, लेकिन यहाँ अपभ्रंश शैली तक आते आते पोथियाँ ताड़पत्र के अलावा कागज़ पर भी पहली बार चित्रित हुए, और यहाँ कपड़े भी पटचित्र के भी उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण दोनों शैलियों का तुलनात्मक अध्ययन या अंतर देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपभ्रंश शैली के संबंध में बस इतनी ही बात।